गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हम जो पढ़ रहे थे सेकंड मीटिंग सेकंड सीरीज की, तो पहला भाग हमने देखा। उसमें एक बात खास नोट की थी कि भाई उसमें यम नियम आसन प्राणायाम जो है वो तावड़िया जी ने बिल्कुल नए ढंग से बताए थे, उसकी डेफिनेशन। और आसन के बारे में एक खास बात जो हम समझते हैं फिजिकल आसन, तो उसके बदले में उन्होंने मेंटल आसन की उसमें बात की थी, मेंटल पोस्चर। तो मेंटल पोस्चर जो आवर टू आवर मेंटेन करना होता है हर समय, जिसको हमारा मानसिक संतुलन जिसको कह सकते हैं, तो मानसिक संतुलन हमें हर समय मेंटेन करना पड़ता है, उसको आसन तावड़िया जी कहते हैं। तो ये तो महर्षि पतंजलि की डेफिनेशन से तावड़िया जी ने कहा, पर आज जो स्कूलों में, योगा की स्कूलों में, किताबों में वगैरह में जो आसन जो है वो फिजिकल पोस्चर रूप में बताए हैं, तो वो कहाँ से आए, वो कैसे? तो महर्षि पतंजलि ने तो कोई फिजिकल आसन की बात की ही नहीं है, पर करीब 3500 साल पहले हमारे देश में हठयोग जो है उसका प्रादुर्भाव हुआ था। और हठयोग के अंदर जो हठयोगी थे उस समय के, उन्होंने ये आसन वगैरह की रचना की थी और उसके ग्रंथ भी बनाए थे। तो जैसे कि हठयोग परिका, गेरन संहिता वगैरह इस तरह के ग्रंथ थे। और उस प्रकार के वो जो मुनि थे, गेरन मुनि थे, फिर स्वात्माराम थे, उन्होंने हठयोग प्रदीपिका लिखी थी। फिर गोरखनाथ ने कई सारे किताबें हठयोग के ऊपर लिखी है। तो ये सब ग्रंथ थे वो हठयोग के ग्रंथ थे। और इसके ऊपर से जो किताबें, जो इसके ऊपर से जो ये हठयोग आया है, और ये आजकल हठयोग जो है वो आसन के नाम के ऊपर हठयोग की क्रिया कराई जाती है। वो ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है, पर वो अष्टांग योग का पार्ट नहीं है। क्योंकि ज्यादातर आप अष्टांग योग का मतलब योग सूत्र पढ़ोगे तो कई लोगों ने अष्टांग योग के अंदर यही चीज बताई है कि भाई जो योगासन हम करते हैं वो सब अष्टांग योग के हैं। वो बात सही नहीं है। दूसरी बात जो लास्ट पेपर में हमने देखा था अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस के बारे में, तो उसके अंदर भी लोगों के अंदर एक क्लैरिटी नहीं है। अवेयरनेस की जगह कॉन्शियसनेस शब्द यूज करते हैं, या कॉन्शियसनेस की जगह अवेयरनेस। तो ये उन्होंने क्लियर किया है कि जो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड से जो आता है वो अवेयरनेस है, और जो आत्मा तत्व है या परमात्मा तत्व है वो जो है वो कॉन्शियसनेस है। उसको ट्रांसेंडेंस भी कहते हैं, कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। तो वो जो है जिसको हम चैतन्य कह सकते हैं। तो एक है चेतना और एक चैतन्य। यूडीएम जो है यूनिवर्सल डिवाइन माइंड है वो चेतना है, और इससे जो हमारे अंदर जो बनता है हमारा इंडिविजुअल माइंड, वो हमारा चेतना का भाग है। पर जो हमारे अंदर आत्मा तत्व पड़ा है वो चैतन्य है। तो चैतन्य और ये हमारी चेतना, ये दो चीज है। और अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस, उसके साथ में हमने नॉलेज और बीइंग के बारे में भी देखा था। तो नॉलेज जो है वो अवेयरनेस के साथ रिलेटेड है, और बीइंग जो है हमारा होनेपन वो कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस जो है इसका बीइंग और हमारा नॉलेज के साथ संबंध है। पर ये यहाँ एक बात ये है कि इसका मतलब ये कि नॉलेज से ऊपर बीइंग को रखा गया। पर जब आप गीता पढ़ते हैं तो गीता के अंदर एक श्लोक आता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है, और ज्ञान जो है वो सर्व कर्मों को भस्म कर देते हैं। तो फिर ज्ञान इतना ऊंचा है, तो फिर वो बीइंग से नीचे किस तरह इसको रखा जाता है? तो यहाँ कहने की मतलब ये है कि यहाँ नॉलेज शब्द जो जनरली हम यूज करते हैं वो एक सामान्य नॉलेज है। हम किसी भी प्रकार का जो नॉलेज लेते हैं
पर जो गीता में जो ज्ञान की बात की है वो आत्मज्ञान की बात की है। तो आत्मज्ञान जो है वो सबसे पवित्र है और उससे ऊपर कुछ नहीं, क्योंकि वो आत्मज्ञान है वो बीइंग का ही एक भाग है। तो बीइंग और आत्मज्ञान दोनों एक हो गए। पर उसके अलावा के जो ज्ञान है जिसको हम नॉलेज कहते हैं वो बीइंग से नीचे है। तो ये बीइंग और नॉलेज का जो ये है इसमें जो ज्ञान की बात है वो इसको इस तरह समझना है। अब सेकंड मीटिंग जो है उसको पढ़ते हैं। इसके अंदर एन इंडिविजुअल दैट इज a human being as an organism is entirely what he or she is, depending on her heredity that other organisms transfer, parents, grandparents from both sides in subtle and gross manner, plus environment in which that organism is born, grows and lives. तो एक व्यक्ति है, इंडिविजुअल है और उसका ऑर्गेनिज्म है, माने कि देह तंत्र है। हमारे अंदर दो चीज़ है, एक जो है देह तंत्र है। देह तंत्र के अंदर सब प्रकार के देह, मतलब फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी और तीनों प्रकार के जो माइंड है वो सब कुछ जो है वो ऑर्गेनिज्म में आता है। और दूसरा जो है वो हमारा बीइंग जो है, जो जिसको हम आत्म तत्व से रिलेट करते हैं। तो व्यक्ति के अंदर जो ऑर्गेनिज्म जो बनता है वो किस प्रकार के बनता है कि वो जो माँ बाप होते हैं, माँ बाप का जो उससे उसका जो डीएनए वगैरह जो होता है, मतलब कि माँ बाप के जो अमुक जेनेटिकल मटेरियल है उससे जो बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर ये हेरिडिटी के रूप में ये चीज़ आती है। और माँ बाप के भी जो माँ बाप होते हैं, मतलब फादर के माँ बाप और मदर होती है उसके भी माँ बाप, तो इन सब के जो डीएनए वगैरह जो है वो एक बच्चे के अंदर हेरिडिटी के रूप में आता है और वो उसका ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट बन जाता है। उसके अलावा जहाँ वो रहता है, जहाँ उसका जन्म होता है, जहाँ वो उसका ग्रो होता है, मतलब कि उसका जो विकास होता है और वो जहाँ जीता है वो इस प्रकार का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसके अंदर वो भी उसका एक हिस्सा बनता है। तो मतलब कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो उसके अंदर माँ बाप से तो हम कुछ लेके आए हैं, प्लस हम स्कूल में जाते हैं, फिर घर में या फैमिली से सीखते हैं, दूसरों से सीखते हैं। तो ये जो सारा जो वातावरण है वो भी हमें कुछ न कुछ सिखाता रहता है और हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ न कुछ बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार हमारा एक व्यक्ति का ऑर्गेनिज्म बनता है, देह तंत्र बनता है। बट सच फैक्टर्स हैव नो इफेक्ट ऑन द बीइंग, फॉर नथिंग कैन बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस बीइंग, इट इज द ओनली कांस्टेंट फैक्टर। तो ये बात पहले बात हो गई ऑर्गेनिज्म की, पर दूसरी बात जो है ये बीइंग की। तो बीइंग ऐसी चीज है कि उसके अंदर ना आप कुछ बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, ये एक कांस्टेंट फैक्टर है, मतलब स्थिर। तो आत्म तत्व जो है गीता के अंदर आप देखोगे उसके जो लक्षण बताए हैं तो वो एक ऐसा कांस्टेंट फैक्टर है, स्थिर तत्व है, जिसको कोई मार नहीं सकता है, जिसको कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, जो पवन से सूख नहीं सकता, ऐसा जो तत्व है उसको हम बीइंग कहते हैं और वो कांस्टेंट फैक्टर है। तो दो चीज हो गई, एक ऑर्गेनिज्म और एक बीइंग। वी थिंक वी नो आवर ऑर्गेनिज्म, our science as yet does not know it. We have our communication and interaction between organisms. The first vital point is to know this organism. In trying to do so, we shall find that this organism is yet not fully developed, but can be fully developed. We shall come to this conclusion taking help of science. अब हम ऐसा मानते हैं कि भाई मेरा शरीर है तो मैं उसके बारे में तो सब जानता हूँ, मेरा जो ऑर्गेनिज्म है, देह तंत्र है,
तो उसके बारे में तो मैं जानता हूँ, पर हम भी नहीं जानते और यहाँ तक कि साइंस भी पूरा नहीं जानता है। आज साइंस ने देह तंत्र के बारे में बहुत कुछ संशोधन कर लिया है। शरीर क्या है, शरीर के अंदर कितने अंग है, कौन से बहुत सूक्ष्मता से साइंस ने जो इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए हैं, तो अंदर सब कुछ वो देख सकता है, जान सकता है। फिर भी ऐसा नहीं कह सकते कि भाई साइंस ने सब कुछ जान लिया। यहाँ तक कि जो ब्रेन है और ब्रेन के जो फंक्शंस है वो तो बहुत कम साइंस आज भी जानता है, क्योंकि वो सबसे डिफिकल्ट चीज है। और हमारा जो ये अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है वो उसके साथ में हम इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। एक शरीर दूसरे शरीर से बात करता है, कुछ लेता है, देता है, संबंध रखता है। तो ये एक दूसरे से हमारा ऑर्गेनिज्म जो है वो इस तरह संबंध में आते हैं। पर पहला जो वाइटल पॉइंट है ये ऑर्गेनिज्म के बारे में, वो ये जो है वो ऑर्गेनिज्म हमारा अभी पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें ये समझना है कि अभी भी हमारा देह तंत्र के अंदर बहुत सारी कमी है। देह तंत्र को हम अभी इसके ऊपर बहुत काम कर सकते हैं और उसको डेवलप कर सकते हैं। तो संभावना बहुत है हमारे देह तंत्र के ऊपर। हमारे अंदर जो संभावनाएं हैं वो संभावना से हम इसको डेवलप कर सकते हैं। तो ये साइंस के द्वारा भी इस चीज को समझने का बाद में प्रयत्न किया जाएगा। विथ सम वेग आइडिया अलोंग दिस लाइन, टीचर्स, प्रीचर्स, ऑथर्स both in East and West have brought in religion, philosophy, theology, yoga, TM, Christian Science, etc. तो इसी विचार के ऊपर ये जो ऑर्गेनिज्म का जो है इसके ऊपर ही बहुत सारे यहाँ के और वेस्ट के जो टीचर्स है, प्रीचर्स है, ऑथर्स है, मतलब लिखने वाले हैं, उपदेश देने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, ये सब ने जो जो चीजें बनाई है उसके ऊपर से फिलोसॉफी आया, थियोलॉजी आया, जो योग का एक भाग है वो आया, फिर टीएम ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन या क्रिश्चियन साइंस वगैरह, इन चीजों से ही ये लाइन के ऊपर से आया। ये देह तंत्र के ऊपर इस तरह के विचार से ये सारी चीजें डेवलप हुई है। एज लॉन्ग एज दिस ऑर्गेनिज्म रिमेन कंप्लीट एंड डज नॉट रीच its fully developed state, its actions, thoughts, speech will be defective, and such defective performance is termed sin and crime. अब जब तक ये फुल्ली डेवलप नहीं होता है और तब तक जो हमारे एक्शंस होते हैं, हमारे जो हम जो काम करते हैं, हमारे कार्य है, हमारे विचार है, हम जो बोलते हैं, वो सब कुछ डिफेक्टिव है, वो खामी वाला है। क्योंकि हमारा अभी पूरा ये जो देह तंत्र है, हमारा सिस्टम है, वो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुई है। इसीलिए हमारे अंदर ये सारी चीजें जो है वो डिफेक्टिव रहती है। और ये डिफेक्टिव जो चीज है इसको ही हमारे यहाँ पाप या गुनाह के रूप में बताया गया है। तो अगर फुल्ली डेवलप एक बीइंग होता है तो या देह तंत्र होता है तो उसके अंदर की संभावना एक अलग होती है, उसके विचार अलग होते हैं, उसकी कामगिरी, इसके कार्यक्षमता वगैरह अलग होते हैं और उसकी वाणी भी अलग होती है। पर अगर ये नहीं है तो उसको सिन या क्राइम कहा जाता है। दिस अनडेवलप्ड ऑर्गेनिज्म सफर्स फ्रॉम अविद्या, ignorance of a certain type, and its behavior is based on stimulus and response mechanism only and is automatic. अब ये जो अनडेवलप ऑर्गेनिज्म हमारा है वो क्यों है, उसका मेन कारण जो है वो अविद्या है। अविद्या मतलब इग्नोरेंस ऑफ सर्टेन टाइम। कोई निश्चित प्रकार की जो हमारे अंदर अविद्या है उसके कारण हमारा ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप नहीं होता है और सफर होता है, दुखी होता है। और ये जो अभी काम करता है हमारा ऑर्गेनिज्म, वो क्या है, दो चीज के ऊपर काम करता है, एक स्टिमुलेशन, एक रिस्पॉन्स। मतलब कोई चीज उसको उत्तेजित करती है और उसका वो तुरंत रिस्पॉन्स देता है। तो इस तरह एक ऑटोमेटिक कामगिरी चलती रहती है। और ऑटोमेटिक इसलिए कि ये
इसके लिए हमें कोई सोचना नहीं पड़ता है। जैसे कि प्यास लगी तो तुरंत पानी पी लिया, तो एक प्यास का एक स्टिम्युलेशन हुआ और उसका रिस्पॉन्स के रूप में हमने पानी पी लिया। ठंडी लगती है या गर्मी लगती है तो एक स्टिम्युलेशन हुआ, तुरंत हमने पंखा चालू कर दिया, तो ये इसका रिस्पॉन्स हुआ। तो ये ऑटोमेटिक क्रिया होती रहती है, हम इसमें कुछ सोचते नहीं हैं। ये शरीर के स्तर की ये क्रियाएं अपने आप में होती रहती है, स्टिमुलेशन रिस्पॉन्स। वी ऑल डीपली फिलोसोफाइज अबाउट this organism and we have our false religiosity about this organism and theories regarding food, and to expect spiritually and or God status from this organism is to expect mango fruits from cactus plant। तो ये चीज़ों का जो पहली बात ये कि ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने बहुत सारी फिलोसॉफी कर ली है, फिलसफी बना ली है, और हमारे अंदर गलत प्रकार की धार्मिकता डेवलप हो गई है। तो गलत प्रकार की धार्मिकता और उसके जो नीति नियम वगैरह जो बनाए हैं वो इस प्रकार के एक फिलोसॉफी, उसके अंदर ये खाओ ये मत खाओ से लेके बहुत सारे नीति नियम इस ऑर्गेनिज्म के लिए बना दिए गए हैं, बहुत सारी थियरी इसके लिए बना दी गई है। और फिर हम ऐसा सोचते हैं या ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि स्पिरिचुअली या फिर हमारा जो एक भगवान का दर्जा होता है, इस तरह का हमारा एक ऑर्गेनिज्म भी इस तरह का हो। तो ये तो जैसे कि एक आम के पेड़, जो एक कांटे वाला जो कैक्टस होता है, उसके ऊपर आप आम की अपेक्षा रखते हो, ऐसी एक बात हो गई। मतलब कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उसका एक लिमिटेशन है, और दूसरा हमारी जो गलत नीति नियम वगैरह है, फॉल्स रिलीजियसिटी है, ये सब सारी चीज़ों ने भी उसको और डेवलप होने नहीं दिया है। और फिर हम उसके बारे में एक अपेक्षा रखते हैं कि भाई हमारा ऑर्गेनिज्म आध्यात्म में हमें सपोर्ट करे, आध्यात्म में आगे हम जाए। तो ये एक्सपेक्टेशन गलत है। But some modern scientific mind is ignorantly in a way talk of developing the being. They coin the word subject. We have stated earlier that to this being subject nothing can be added nor anything can be subtracted, and so it is clear that we cannot introduce the idea of to develop इन केस ऑफ बीइंग। तो अभी देखो हमारे शास्त्र के अंदर तो बहुत क्लियर कट बात है कि भाई जो हमारा बीइंग है वो तो एकदम जो है स्थिर है, अचल है, उसके अंदर ना कुछ ऐड किया जाता है ना कुछ कम किया जाता है। पर फिर भी साइंस तो अपने प्रयोग करता रहता है, और कुछ लोग इग्नोरेंटली मतलब अज्ञान से इस तरह का प्रयत्न करते हैं कि भाई बीइंग को भी डेवलप किया जाए, और इसकी तरह की बातें करते हैं। और उसके लिए वो ये बीइंग के लिए शब्द यूज़ करते हैं सब्जेक्ट माने एक कर्ता। तो एक कर्ता कोई अंदर है इस तरह का, और इसको उसके ऊपर काम किया जाए, इसको बढ़ाया जाए, इसको डेवलप किया जाए, इस तरह का साइंस के कुछ लोग सोचते हैं। पर ये बात सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने आगे ही बता दिया कि उसके अंदर ना कुछ कम किया जाता है ना उसको बढ़ाया जाता है। तो उसको जो टू डेवलप, ये जो एक कंसेप्ट है टू डेवलप, मतलब कि उसका विकास करने का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल गलत है। बीइंग का कोई आप उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, वो जो है वो है, वो शुरू से अंत तक में है, इसी तरह का है। Here we must also be clear in our understanding that consciousness is not an energy as awareness and life energies are, and which are constantly generated in the organism from birth, though of course haphazardly and insufficiently along with and
like our important energy. तो दूसरी एक बात भी इसके साथ में एक हमें समझनी है कि ये क्योंकि बीइंग के साथ रिलेटेड चीज़ है कि कॉन्शियसनेस या बीइंग वो जो है वो उसको हम जो है वो जो है जैसे आगे देखा कि वो उसको हम बड़ा कम नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, पर जो एनर्जीज है जैसे कि अवेयरनेस की एनर्जी है, लाइफ की एनर्जी है, ये अवेयरनेस जो है वो एक एनर्जी है, ऊर्जा है कि जो हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर यूडीएम से आती है। और इसी तरह लाइफ भी एक एनर्जी है, लाइफ एनर्जी हमारे अंदर आती है। तो बच्चे का जन्म होता है उस दौरान ये दो एनर्जी सबसे पहले अंदर आ जाती है, एक लाइफ एनर्जी आती है तो बच्चे का जीवन की शुरुआत होती है, और दूसरा उसके अंदर एक अवेयरनेस आती है। तो वो अवेयरनेस जो है वो उसका बॉडी ब्रेन सिस्टम को चलाने के लिए वो अवेयरनेस जरूरी है। तो ये दो प्रकार की जो एनर्जी है वो कॉन्स्टेंटली हमारा ऑर्गेनिज्म के अंदर जनरेट होती रहती है। बचपन से लेके अंत तक ये प्रोसेस चालू रहती है, पर बचपन से लेके युवानी तक जो है उसकी प्रोसेस फास्ट होती है और उसके अंदर जो ग्रोथ है वो एकदम फास्ट होता है, ज़्यादा होता है। फिर युवानी के बाद में जो प्रौढ़ावस्था आती है और वृद्धावस्था आती है तो ये फिर एनर्जीज जो है उसका जनरेट होना, उसका बनना कम हो जाता है, और इसीलिए हम एक बुढ़ापा या एक ओल्ड एज इसका एक अनुभव करते हैं। वो और कुछ नहीं है कि अवेयरनेस और ये जो है वो लाइफ एनर्जी, अवेयरनेस एनर्जी और दूसरी एनर्जीज जो है वो अभी उसका जनरेट होना कम हो गया, क्योंकि हमारा ऑर्गेनिज्म जो देह तंत्र है वो भी अभी वो वीक पड़ता जाता है, तो वो अब इसको ज़्यादा जनरेट नहीं कर सकता है। तो ये पर कॉन्शियसनेस अलग चीज़ है, वो कॉन्शियसनेस जो है वो हमेशा मेंटेन रहती है, क्योंकि वो एनर्जी नहीं है। अवेयरनेस और दूसरी चीज़ें एनर्जी है, कॉन्शियसनेस और एनर्जी नहीं है। Here we have also to note for the good of this organism that too much knowledge and too fast must not be acquired without proper understanding books. Otherwise, it will amount of eating too much and too fast without proper digestion. तो ये एक खास गंभीर बात है और खास हमें जाननी चाहिए कि बहुत ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करने का कभी भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए, और बहुत जल्दी चीज़ों को समझने का, अंडरस्टैंडिंग बुक्स में से या किसी और तरह से चीज़ों को समझने का जो प्रयत्न है वो सब गलत है। वो एक प्रकार का ये ऐसा है कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत सारा खाना और एकदम जल्दी खा लेता है तो क्या होता है कि उसको डाइजेस्ट नहीं होता है। इसी तरह अगर हम बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं, और आज तो नॉलेज एवरीवेयर अवेलेबल है, आप हर जगह पर अवेलेबल है। पहले तो किताब को आपको खरीदनी पड़ती थी, आपको उसको पढ़ना पड़ता था, अब तो ये सब ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल हो गया है। पीडीएफ फ्री में बहुत सारी चीज़ों की मिलती हैं, आप घर पर खुद भी स्टडी करते हैं। तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस नॉलेज को गैदर करते जाए, नॉलेज को इकट्ठा करते जाए और जल्दी एक से दूसरे से तीसरा सब्जेक्ट सब कुछ, जैसे कई लोगों को ऐसी भूख होती है कि ये भी जान लूँ वो भी जान लूँ, पर ये बहुत सारी चीज़ डेंजर है। और जिस तरह हम खाना खाते हैं और ज़्यादा खा लेते हैं तो हजम नहीं होता है, इस तरह का ही ये तो उससे भी डेंजर है। चलो खाना खाया तो वो तो 1-2 दिन तबीयत बिगड़ती है, पर जो हमने जो रॉन्ग फीडिंग ऑफ नॉलेज किया है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो हमेशा अंदर पड़ा रहता है और वो हमें गलत दिशा में फिर ले जा सकता है। तो ये कभी भी इस तरह का नॉलेज इकट्ठा करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। Thus we come to the parting of the way. In a way, we can define awareness, and all its phases can be checked and detected through sophisticated instruments. But consciousness remains undefinable, that is vague, and so
its very existence is questioned, and therefore, in all fairness, I would not like to use words like unconscious, subconscious and superconscious. अब दूसरी बात कहते हैं कि हम ये जो नॉर्मल बात है उससे हम अलग एक बात करना चाहते हैं, ये एक अलग मार्ग लेना चाहते हैं। यहाँ इस नॉर्मल जो ट्रेडिशनल बातों है उससे उनकी बात अलग है। तो वो कहते हैं कि जो ये अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस को अब तो ऐसे लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं कि अवेयरनेस भी नापी जाती है कि भाई अवेयरनेस कितनी है, उसको डिफाइन किया जाता है, उसके फेजेस जो है उसको चेक भी किया जाता है, उसको डिटेक्ट किया जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट होती है, जैसे कि एक नॉट एग्जैक्टली अवेयरनेस पर जैसे कि ब्रेन वेव्स है, तो ईईजी करके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो ब्रेन वेव्स को वो नापते हैं। तो आपकी ब्रेन की क्या स्थिति है अभी, मतलब कि विचारों कितने चल रहा है। तो इसके अंदर जो है अल्फा, बीटा, थीटा, इस तरह के अलग अलग वेव्स के जो ये बताए गए हैं। तो अगर व्यक्ति के अंदर बहुत सारा विचार चल रहा है तो वो बीटा वेव्स कहलाता है। तो अब बीटा वेव जब होता है तो नॉर्मली इसकी अवेयरनेस जो है वो भी कम होगी। जितना आप विचारों में ज़्यादा उलझे रहेंगे इतनी आपकी अवेयरनेस कम रहेगी। फिर आप बीटा से उसको थोड़ा शांत करके फिर अल्फा के अंदर जाते हैं तो थोड़ा विचार कम होते हैं। तो विचार कम होते हैं तो आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। तो इस तरह की इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी अवेयरनेस की स्थिति को भी जान सकते हैं। पर कॉन्शियसनेस की बात अलग है। कॉन्शियसनेस तो अनडिफाइनेबल है, उसकी तो कोई हम व्याख्या नहीं कर सकते, उसके बारे में कह नहीं सकते कि अगर कॉन्शियसनेस क्या है, कोई प्रश्न करे कि भाई कॉन्शियसनेस क्या है या आत्म तत्व क्या है, तो क्या कहा जा सकता है, वो कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये नहीं है ऐसा हम नेगेशन से कह सकते हैं कि बात आत्मा ये नहीं है। जैसे कि परमात्मा के बारे में, तो परमात्मा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसके ऊपर से हमारे यहाँ एक थियरी बनी, उसको कहते हैं नेटी न इटी। तो परमात्मा ये भी नहीं है, परमात्मा ये भी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ डिफाइन नहीं की जाती है तो कहेंगे कि भाई आप इसके बारे में कह नहीं सकते, तो इसका अस्तित्व है क्या, ऐसा कोई कह सकता है। इसीलिए टावरिया जी यहाँ कहते हैं कि भाई मैं इसीलिए ये जो मॉडर्न साइंस के अंदर, खास करके साइकोलॉजी के अंदर जो शब्द यूज होते हैं, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, इस तरह के शब्द मैं यूज करना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि कॉन्शियसनेस जो है वो तो एक ही है, अचल है, उसको आप अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस कैसे कह सकते हैं? वो कम भी नहीं होती है, बढ़ती भी नहीं है। तो कॉन्शियसनेस मतलब कि शब्द का ही प्रयोग यहाँ गलत है। जो रियल कॉन्शियसनेस है वो कभी भी अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस हो ही नहीं सकती, इसीलिए वो इस तरह का शब्द यूज नहीं करते हैं। और हमारे यहाँ भी ये जो है साइकोलॉजी के अंदर खास के फ्रॉइड और वगैरह ने इस तरह के माइंड के डिवीज़न किए हैं। पर हमारे यहाँ तो जो है वो मन का जो कंसेप्ट है उसके अंदर कोई इस तरह के डिवीज़न, जैसे कि हम जानते हैं कि भाई टावरिया जी ने ब्रेन का जो पिछला हिस्सा है जिसको 3A कहते हैं, कि जिसके अंदर इस जन्म की मेमोरी पड़ी है, तो वो पूरा एक ब्रेन का भाग वो मन का हिस्सा है जिसको हम मन कहते हैं। वो मन जो है या मेमोरी जो है वहाँ पड़ी है और वो एक पूरा हिस्सा है। वो इस जन्म की सब बचपन से लेके आज तक की सब मेमोरी वहाँ पड़ी हुई है। तो उसके अंदर इस तरह सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस का कंसेप्ट योग के अंदर नहीं है और इसको हम मेमोरी पैटर्न कहते हैं। ये हर प्रकार की मेमोरी पैटर्न हमारे अंदर पड़ी है। In scientific language, it is put as A, experiencer, B, something that conveys this experience, that is neurological operations within the organism, and C,
रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। तो साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर इसको हम कहना चाहते हैं तो पहली चीज़ जो है वो एक्सपीरियंस है, मतलब अनुभव करने वाला। तो अंदर कोई एक तत्व पड़ा है जिसको अनुभव हो रहा है, अनुभव करने वाला। दूसरा तत्व जो है वो एक्सपीरियंस की प्रोसेस, जिसको न्यूरोलॉजिकल ऑपरेशन भी कहते हैं, मतलब तांत्रिकी है या ज्ञान तंतु की विचार की वगैरह की प्रक्रिया जो होती है, जिसको वो एक्सपीरियंसर है वो इसको कन्वे करता है, उसको व्यक्त करता है, इस प्रकार का एक्सपीरियंस को। और तीसरी जो है चीज़ वो ये दोनों, मतलब एक्सपीरियंसर और ये जो कन्वे होता है एक्सपीरियंस, ये दोनों का जो संबंध है दोनों के बीच में, वो तीसरी चीज़ है। इस तरह साइंटिफिकली ये चीज़ों को, ऊपर की चीज़ों को इस तरह कह सकते हैं। दिस रिलेशनशिप इज अवेयरनेस। तो ये जो अनुभव करने वाला और अनुभव की जो प्रक्रिया है वो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वो अवेयरनेस है। तो अवेयरनेस से ये रिलेशनशिप को हम जान सकते हैं। इफ वी से आई वॉज डिप्रेस्ड yesterday बट आई एम फाइन टूडे, इट पॉइंट्स टू अवेयरनेस दैट कीप्स चेंजिंग एवरी आवर एवरी डे। तो अगर हम कहते हैं कि भाई कल तो मुझे थोड़ा डिप्रेशन जैसा लगता था पर आज मैं ठीक हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि कल मेरे अंदर अवेयरनेस की कमी थी पर आज मेरे अंदर अवेयरनेस का लेवल अच्छा है। तो इस तरह हमारी अवेयरनेस जो है वो हर घंटे हर समय बदलती रहती है। तो ये जो रिलेशन है वो अवेयरनेस है। लेट अस डिनोट द ऑर्गेनिज्म फिजिकल बॉडी एज ओ, इट। इट मतलब कि जो हम कहते हैं कि ये वह या यह, तो इट, इसको हम फिजिकल बॉडी को इट यहाँ कहा है और उसकी टर्म दी है ओ। लेट अस डिनोट द एक्सपीरियंसर एज ई, आई। तो मैं जो हूँ, जो एक्सपीरियंस करने वाला कौन है, मैं हूँ, तो उसको यहाँ ई के रूप में बताया है। लेट अस डिनोट द रिलेशनशिप बिटवीन ओ एंड ई which is passive and automatic as giving PA। अब ये जो दो बने ऊपर के, एक फिजिकल बॉडी बना, दूसरा जो एक्सपीरियंस करने वाला आई बना, मतलब O और E, ये दोनों में से जो बने वो जो उसका जो कामगिरी है वो पैसिव है, वो काम करता है, वो कार्य की जो पद्धति है उसकी वो पैसिव है और ऑटोमेटिक है, वो स्वयं संचालित है। उसके अंदर कोई विचार की प्रक्रिया या जो कुछ है वो सब ऑटोमेटिक फॉर्म में चलता रहता है। तो उसको यहाँ उन्होंने संज्ञा दी है PA। अब ये जो जेरोक्स कॉपी है उसके अंदर थोड़ी गड़बड़ी है, तो अगर आपके पास जेरोक्स कॉपी है तो जरा देख लेना, क्योंकि मैं उसका ओरिजिनल में से पढ़ता हूँ। Dr. King and Dr. Nicol call this organism, which is substandard and not a true human being, that is this I is I0 and we shall denote this as IX। अब जो लास्ट टाइम भी उन्होंने डॉक्टर किंग के ये जो थियरी बताई थी, ये जो हमारे अंदर जो तत्व है उसको उन्होंने I0 के रूप में बताया था। आई प्रॉपर, एक I0 था, एक आई प्रॉपर था, और एक तीसरी जो थी वो उसके प्रतिकृति जैसे आई प्रॉपर है उसकी प्रतिकृति के रूप में बताई थी। 3 प्रकार के आई यहाँ अंदर की स्थिति को बताया था। तो यहाँ फिर से ये डॉक्टर किंग और डॉक्टर निकोल दोनों की यहाँ बात करते हैं कि भाई वो लोग ऑर्गेनिज्म, ये जो हमारा देह तंत्र है उसको क्या कहते हैं। तो देह तंत्र जो है वो अभी सब स्टैंडर्ड है, मतलब अर्ध प्रमाणभूत है, वो पूर्ण रूप में अभी प्रमाणभूत नहीं है, और वो नॉट ट्रू ह्यूमन बीइंग के रूप में है। मतलब कि अंदर का जो डेवलपमेंट है, जैसे हमने आगे देखा कि अंदर का डेवलपमेंट सही नहीं है, तो अंदर का डेवलपमेंट सही होता है तो वो उसको आई प्रॉपर कहा जाता है। पर ये अभी
डेवलप नहीं है, इसलिए यहाँ आई जीरो शब्द का उपयोग किया है डॉक्टर किंग ने। ये थोड़ी लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी ये थोड़ी साइंस की आएगी थोड़ी देर के लिए, तो हमें तो इस तरह समझना पड़ेगा आपको। तो हमारा ह्यूमन बीइंग जो कंप्लीट नहीं है उसको हम आई जीरो कहेंगे, एंड वी शैल डिनोट दिस एज आई एक्स। और तावरिया जी उसको आई एक्स कहते हैं, आई जीरो को आई एक्स कहते हैं। वी शैल टर्म इट इंस्टेड ऑफ आई समथिंग that is minus from oblique less than the true human being। तो हम I के बदले it कहेंगे। तो ये जो I जो है हम नॉर्मली I यूज करते हैं, पर अभी ये एक थर्ड पर्सन के रूप में यहाँ एक उसको बताते हैं। तो it जो है वो थर्ड पर्सन हो गए, I जो है वो फर्स्ट पर्सन हो गए। तो I के बदले में it यहाँ कहते हैं। और उसके अंदर जो है वो इसमें से जो ट्रू ह्यूमन बीइंग है, मतलब सच्चा मानव जो है, उसको कम किया गया है, इसको बात किया गया है। इस तरह का ट्रू ह्यूमन बीइंग इसमें नहीं है, मतलब कि इट जो है उसमें सच्चा मानव नहीं है, ट्रू ह्यूमन बीइंग नहीं है, इस तरह का। पैसिव रिलेशनशिप दैट इज पैसिव अवेयरनेस विच इज ऑटोमेटिक इज एन अनरियल स्टेट। अब जो पैसिव रिलेशनशिप है या फिर पैसिव अवेयरनेस जो है हमारे अंदर, अवेयरनेस एक्टिव अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारे अंदर जो अवेयरनेस है वो एकदम पैसिव है, निष्क्रिय रूप में है। तो फिर व्यक्ति का बीइंग भी जो है वो ऐसा एक निष्क्रिय प्रकार का इसका बीइंग बन जाता है। बीइंग मतलब कि जो उसकी स्थिति है वो बीइंग, ओरिजिनल बीइंग आत्मतत्व नहीं पर स्थिति। तो यहाँ भी जो ये जो है वो पैसिव अवेयरनेस जब बन जाता है, पैसिव रिलेशनशिप पैसिव अवेयरनेस, तो वो ऑटोमेटिक एक अपने आप में काम करता है। ये एक निष्क्रिय जागृति है जिसके अंदर आप कुछ एफर्ट नहीं करते, अपने आप में सब होता जाता है। हम निष्क्रिय है और सब कुछ, इवन यहाँ तक कि जो सोचते हैं तो हमारा सोचना भी एक मैकेनिकल है, इतना सोचना मैकेनिकल है कि उसके अंदर कोई अवेयरनेस होती नहीं है। वो एक पैसिव अवेयरनेस है, मतलब ऑटोमेटिक हमारा सोचना भी चालू रहता है। तो इसको अनरियल स्टेट कहते हैं। ये सही स्थिति नहीं है, अनरियल स्टेट। आई डू नॉट मीन IO और IX इज अनरियल। तो यहाँ जो ऊपर IX या I0 कहते हैं वो अनरियल है, ऐसा वो उनका कहने का मतलब नहीं है। बट बिलो स्टैंडर्ड स्टेज और इज एन एनिमल स्टेज इन ह्यूमन फॉर्म। अब कई व्यक्तियों को हम देखते हैं तो उनका जो एक कैरेक्टर होता है वो ऐसा इतना लो होता है कि जैसे कि वो एनिमल की तरह, प्राणी की तरह जीते हैं। उनका बिहेवियर, उनका सब कुछ इतना पशु की तरह, पशु जैसा होता है। तो वो ह्यूमन फॉर्म तो है, इसलिए हम उसको ये नहीं कर सकते, पर उसका जो लेवल है वो बहुत एकदम लो लेवल का हो जाता है, एक प्राणी जैसा हो जाता है। तो इसलिए उसको अनरियल तो नहीं कहा जाता है, पर फिर भी एनिमल टाइप का ह्यूमन बीइंग कह सकते हैं। सच एन इंडिविजुअल नीड्स टू बी केप्ट अंडर आर्टिफिशियल कंट्रोल इनवर्डली बाय रिलीजन विथ इंसेंटिव एंड थ्रेट ऑफ हेवन एंड हेल, एंड आउटवर्डली बाय लॉ एंड ऑर्डर एंड बाय सोसाइटी एंड पब्लिक ओपिनियन। अब ऐसे लोग जो होते हैं, ये इस तरह का I0 वाला या IX कहें, इस तरह का जो लोग होते हैं जो खास करके एनिमल टाइप के हैं या क्रिमिनल माइंड वाले हैं, इन लोगों को क्या करना पड़ता है कि आर्टिफिशियल कंट्रोल से उसको रखना पड़ता है। मतलब कि एक कृत्रिम नियंत्रण उसके ऊपर रखना पड़ता है। और कृत्रिम नियंत्रण दो रूप से होते हैं, एक सोसाइटी से होता है और एक लॉ एंड ऑर्डर से होता है। तो हमारे धर्म के अंदर भी जो पाप पुण्य की वगैरह की जो बात की है या स्वर्ग नर्क की बात की है, तो वो ये ऐसे लोगों को जरा सुधारने के लिए ही बात की है। हकीकत में कोई स्वर्ग या नर्क जैसा कोई फिजिकल या ज्योग्राफिकल कोई लोक नहीं होता है, पर इन लोगों को एक कल्पना से एक ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए, जो लोग गुनहगार है, ज़्यादा खराब कैरेक्टर है
इन लोगों को यह लालच देते हैं कि भाई अच्छा काम करो तो आपको स्वर्ग मिलेगा, ऐसे बुरे काम करोगे तो आप नरक में जाओगे। तो इस तरह धर्म जो है वो उसको इस तरह आर्टिफिशियली कंट्रोल करता है। और दूसरा हमारे जो कायदा कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो भी इस तरह का कुछ पनिशमेंट करते हैं कि भाई ऐसा गुनाह किया तो ऐसी पनिशमेंट होगी। तो इस तरह पनिशमेंट का डर दिखाते हैं तो फिर व्यक्ति थोड़ा सीधा हो जाती है। और सोसाइटी में क्या होता है कि एक पब्लिक ओपिनियन होता है, तो सोसाइटी से भी व्यक्ति डरता है कि पब्लिक ओपिनियन मतलब कि लोग मेरे बारे में गलत बात न करें। सबसे ज्यादा डर तो लोगों को ये पब्लिक ओपिनियन का होता है कि कोई मेरे बारे में कोई गलत बात न करे। तो इसीलिए व्यक्ति कुछ भी गलत करता है तो चोरी चोरी करता है, क्योंकि वो सोसाइटी को जानने नहीं देता है। नहीं तो सोसाइटी कहेगी ये तो गलत आदमी है, खराब आदमी है, तो वो नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति उसे कहे कि भाई ये तो खराब है। तो पब्लिक ओपिनियन भी बहुत मायने रखता है। तो इस तरह व्यक्ति को आर्टिफिशियल कंट्रोल में लेना पड़ता है। But a human being in the right sense of the word is one who registers all experience actively, and the relationship is of active awareness. तो अभी सही मानो किसको कहेंगे कि जिसके अंदर सच्चा ह्यूमन बीइंग किसको कहेंगे कि जिसके अंदर जो एक्सपीरियंस वगैरह जो होता है वो जीता है। तो वो इसका जो जीने का है वो एक एक्टिव अवेयरनेस के साथ जीता है। मतलब अभी वो निष्क्रिय साथ नहीं, इसके साथ में नहीं जीता है, इसके अंदर निष्क्रियता नहीं है, उसके अंदर एक एक्टिव अवेयरनेस है। और वो एक्टिव अवेयरनेस से जो कुछ करता है वो उसके सब एक्सपीरियंस जो है वो रजिस्टर अंदर होते हैं। तो ये एक ह्यूमन बीइंग है। मतलब कि यहाँ अभी मैकेनिकलनेस नहीं है, अब यहाँ वो खुद कुछ करता है और वो उसकी अनुभूति होती है, वो सब रजिस्टर होता है। दिस कैन बी डिनोटेड बाई ए। अब यहाँ इस प्रकार की स्थिति बनती है एक्टिव अवेयरनेस की, तो उसको सावरिया जी ए रूप में कहते हैं। द रियल स्टेट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग कैन बी डिनोटेड बाई आई। और जो रियल स्टेट जो ह्यूमन बीइंग का होता है उसको आई के रूप में कहा जाता है। In this situation, there must be a formula and or a process to proceed from IO, मतलब कि 0I to I, that is from IX to I। अब ये यहाँ इस तरह का जो वर्डिंग है थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा कि ये I 0I क्या ये है, पर आगे जाके फिर ये उसको वो क्लियरली समझाएंगे कि भाई ये जो है वो फिजिकल बॉडी है, ये एस्ट्रल बॉडी है। तो जब फिजिकल बॉडी एस्ट्रल बॉडी की बात आएगी तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये IO क्या है, IX क्या है, वगैरह IY क्या है। तो यहाँ कहते हैं कि इन दिस सिचुएशन देयर मस्ट बी ए फॉर्मूला एंड और ए प्रोसेस टू प्रोसीड फ्रॉम IO टू I, दैट इज फ्रॉम IX टू I। तो जैसे कि आई देखा हमने तो कहा आई या प्रॉपर आई जो है वो रियल आई जैसा है। तो जो आई ओ मतलब कि 0I है, वहां से आई की यात्रा करनी है। दूसरे ढंग से कहे तो कि हमारे अंदर जो फिजिकल बॉडी की जो यात्रा है, फिजिकल बॉडी की से हमें चालू करके हमारा रियल आई अंदर जो पड़ा है, मतलब आत्म तत्व पड़ा है, वहां तक की यात्रा जो है वो बात यहाँ करते हैं कि उसके लिए कोई प्रोसेस होनी चाहिए या कोई फॉर्मूला होनी चाहिए। बस दिस कैन नॉट बी डन डायरेक्टली। अब ये जो है फिजिकल से डायरेक्ट आत्म तत्व के ऊपर नहीं जाया जाता है, उसके बीच में कुछ होना चाहिए। इट मीन्स देयर ऑट टू बी एन इंटरमीडिएट स्टेट, व्हाट डॉक्टर किंग कॉल्स आई, दैट इज द semblance of I state, which is a little better than I0। तो यहाँ I0 और जो प्योर I है इसके बीच में का एक स्टेट जो है उसको semblance of state कहते हैं। मतलब कि ये जो I जो है रियल I है उसकी प्रतिकृति जैसा है, नॉट सेम,
पर उसके प्रतिकृति उसके जैसा जैसा, तो ये एक बीच में का एक बीच में का एक स्टेट बन जाता है। तो पहला I0 स्टेट है, बीच में जो स्टेट बनता है उसको सेम्बलेंस ऑफ I स्टेट कहते हैं, और तीसरा जो है वो I। वी डिनोट इट एज IY। तो ये दूसरी जो बीच में की स्थिति है उसको IY कहा, पहले कहा IX। तो आगे बात आपको समझ में आएगी कि IX जो है वो फिजिकल है, वो आगे बताएंगे। ये थोड़ी क्लैरिटी के लिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो IX जो वहाँ कहाँ है, इसका मतलब हमारा फिजिकल बॉडी, और IY जो जिसको अभी कहा वो जो इंटरमीडिएट वाला है वो हमारा एस्ट्रल बॉडी है। वेयर प्रोग्रेस इज टुवर्ड्स I फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव अवेयरनेस। तो यहाँ जो है IY मतलब एस्ट्रल बॉडी पर जब हम आते हैं तो हमारा प्रोग्रेस I की ओर, हमारा जो रियल I है, आत्म तत्व है, उसकी ओर हमारा धीरे धीरे करके प्रोग्रेस बढ़ता है, और जो पैसिव अवेयरनेस है उसमें से एक्टिव अवेयरनेस बनती है। तो यहाँ इसको IO मतलब कि I0 से I से I प्रॉपर, ये प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इस तरह बताया है। प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पैसिव अवेयरनेस PA टू AA एक्टिव अवेयरनेस, इस तरह यहाँ बताते हैं। देयर इज नॉट religion, philosophy or mysticism involved in this formula and or process, but is purely scientific yoga practice। अब ये फिजिकल से एस्ट्रल और एस्ट्रल से आत्म तत्व की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया जो है वो एक उसको साइंटिफिक प्रक्रिया कहते हैं। उसके अंदर कोई मिस्टिसिज्म, फिलोसफी, धर्म उनको बीच में लाने की जरूरत नहीं, एक साइंटिफिक योग प्रैक्टिस है। कि फिजिकल बॉडी को हम लेते हैं, जैसे कि हम आज प्रैक्टिस करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, फेस करते हैं, 3 स्टेप करते हैं, तो फिजिकल से चालू करके हम एस्ट्रल के ऊपर इसका इम्पैक्ट करते हैं। एस्ट्रल को शुद्ध करके धीरे धीरे हम आत्म तत्व की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो साइंटिफिक योग प्रैक्टिस है, उसमें रिलीजियन, फिलोसफी, मिस्टिसिज्म इसका कुछ लेना देना नहीं है, उसको इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। द ह्यूमन बीइंग I प्रॉपर, दैट इज सेल्फ, is thus reached via stage IV when more experience is registered a little activity। तो ह्यूमन बीइंग हम जो है वो अभी IY मतलब कि जो हमारा एस्ट्रल है, तो एस्ट्रल के द्वारा हम धीरे धीरे करके प्रॉपर I या सेल्फ जिसको कहते हैं, वहाँ या अंदर का जीवात्मा जिसको हम कहते हैं, वहाँ उसकी ओर हम गति करते हैं, और उसके अंदर हमारी अनुभूति ज्यादा होती है और हमारी सक्रियता जो होती है वो कम होती है। बट ऑल एक्सपीरियंस इज ईदर मेंटल, इमोशनल और सेंसरी, वेदर रजिस्टर्ड पैसिवली और एक्टिवली, एंड आर न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस ओनली, एंड टू बी द रियल सेल्फ और प्रॉपर I समथिंग एल्स besides such experience is needed। what is this something else? अब जो भी अनुभव हमें होते हैं, ये देह तंत्र के अंदर हमें चाहे वो पैसिव अवेयरनेस है, एक्टिव अवेयरनेस है, हम जो भी कुछ अनुभव ले रहे हैं और जो कुछ रजिस्टर हो रहा है, वो आफ्टर ऑल तो वो न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस ही है। वो ऐसा नहीं कि कोई आत्म तत्व की प्रक्रिया है या आत्म तत्व की, ये सब पूरा जो भी है चाहे कितना भी उच्च हो सकता है, पर ये जो है वो सब न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस ही है अभी तो। पर उसको जो रियल I जो है उसके लिए हमें कुछ समथिंग एल्स बिसाइड सच एक्सपीरियंस इज नीडेड, समथिंग कुछ और की जरूरत है, कुछ ऐसी चीज की जरूरत है, इन एक्सपीरियंस के ऊपर की कोई चीज की जरूरत है जिसके लिए हम रियल सेल्फ को जान सके। व्हाट इज दिस समथिंग एल्स? In our yoga language, we shall mention the organism I0 as IX as the physical body। देखो अभी यहाँ ये थोड़ी जो बात करते हैं तो हमें समझ में आएगी, ये IX I0 उसमें हम थोड़ा उलझ जाते हैं। मैं यहाँ सिंपल बात करते हैं कि योग के भाषा में ये जो है, जिसको पहले डॉक्टर किंग ने
I0 का और तावड़िया जी ने IX का, तो वो IX क्या है, वो फिजिकल बॉडी है। तो फिजिकल बॉडी को एक टर्म दिया है, साइंटिफिक टर्म दिया है, इसको IX का है। IY विच इज more sensitive as the emotional or astral body, that is the semblance of I। तो जो बीच में का जो एक मीडिएटरी जो डॉक्टर किंग ने बताया था semblance of I, इसको हम योग की भाषा में कहे तो वो हमारा एस्ट्रल बॉडी या हमारा इमोशनल बॉडी है। तो अभी हमें क्लियर होगा कि पहला फिजिकल बॉडी है, I0 जो है वो फिजिकल बॉडी है। फिर उसके बाद में जो सेम्बलेंस ऑफ आई है, प्रतिकृति वाला आई जो है वो हमारा एस्ट्रल या इमोशनल बॉडी है। और आगे दिस टू बॉडीज IX एंड IY डू नॉट वर्क इन कोऑर्डिनेशन एज ए बॉडी सिस्टम टू फॉर्म द ईगो और सेल्फ और आई प्रॉपर विच इज द पैराडिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर आई और द सेल्फ। अब प्रॉब्लम तो ये है, और हम सब जानते हैं कि भाई ये फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी जो है वो कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं, अब तो थियरी से भी जानते हैं और अनुभव से भी जानते हैं। जैसे कि फिजिकल बॉडी में कुछ इच्छा होती है तो एस्ट्रल बॉडी ना कहता है, एस्ट्रल बॉडी में कुछ इच्छा होती है तो फिजिकल बॉडी की मर्यादा होती है। तो इस तरह दोनों कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते, और योग का काम यही है कि किस तरह ये दोनों को हम कोऑर्डिनेशन में लाए, फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी को। तो ये दोनों अगर कोऑर्डिनेशन में आएंगे तो फिर हमारे अंदर जो सेल्फ है या जो ईगो यहाँ शब्द यूज किया है अस्मिता के रूप में कहा है, ईगो मतलब अहंकार के रूप में नहीं है। तो ईगो और सेल्फ और आई प्रॉपर जो कि हमारा रियल आई है वो जो है वो ये दोनों जब कंबाइन होके काम करेंगे तो हम उसकी और गति कर सकेंगे। और ये एक पैराडिक कंडीशन है, मतलब कि जो ये सेल्फ को डेवलप करने के लिए ये जो कोऑर्डिनेशन नहीं है वो एक पैराडिक या एक विरोधी स्थिति है। हकीकत में एक दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो सेल्फ की ओर हम आसानी से जा सकते हैं। देयरफॉर इन ईच, that is in IX and IY, the behavior pattern remains passive, automatic, irrational, erratic and below the level of true human being। अब यहाँ जो है वो IX और IY मतलब फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी, हमारा अभी ये दोनों जो कंप्लीट नहीं है, इसके लिए क्या होता है कि उसकी जो पैटर्न जो है, बिहेवियर पैटर्न जो है वो पैसिव है, ऑटोमेटिक है, इरेशनल है, मतलब कि अबौद्धिक रूप में है या अनिश्चित है, या जो ट्रू ह्यूमन बीइंग है उससे लो लेवल की है, उससे नीचे के स्तर की है। तो हमारा अभी फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी इस तरह का तैयार नहीं है कि जो ट्रू ह्यूमन बीइंग जिस तरह जीता है या काम करता है इस तरह का हमारा नहीं है। अभी हमारा पैसिव, ऑटोमेटिक वगैरह ये सब है। उसको हमने योग द्वारा ये दोनों को कोऑर्डिनेट करके इसको फिर एक्टिव, ऑटोमेटिक से उसको ऑटोमेटिक के बदले में कॉन्शियसली करना है, इरेशनल के बदले में फिर रेशनली हो जाएगा, और उसका लेवल जो है बिलो है वो भी फिर ऊपर हो जाएगा। ए गुड ह्यूमन बीइंग इज लाइक ए डोमेस्टिकेटेड एनिमल, अ ट्रू ह्यूमन बीइंग इज ए होल और कंप्लीट बायोलॉजिकली ह्यूमन बीइंग। तो ये सरस दो शब्द है, गुड ह्यूमन बीइंग और एक ट्रू ह्यूमन बीइंग। तो एक अच्छा आदमी जो है वो अच्छा है, पर वो क्या है कि फिर ऐसा हो जाता है कि जैसे पालतू एनिमल, जैसे हम कुत्ते को, कई लोग बिल्ली को जो पालते हैं, तो इस तरह के एनिमल जैसे अच्छा इंसान जिसको हम कहते हैं वो ऐसा है, उसको कहते हैं हाँ भाई इधर बैठो तो बैठ जाता है, इधर से उठो तो उठ जाता है। तो ये अच्छा इंसान, पर अच्छा इंसान होना, गुड ह्यूमन बीइंग की हमें जरूरत नहीं, हमें ट्रू ह्यूमन बीइंग की जरूरत है, क्योंकि ट्रू ह्यूमन बीइंग होता है वो होल और कंप्लीट बायोलॉजिकल होता है, और वो कंप्लीट होता है, इसीलिए उसको ट्रू ह्यूमन बीइंग कहते हैं। तो नॉट गुड ह्यूमन बीइंग बट ट्रू ह्यूमन बीइंग। I shall quote Dr. King, I entity might manifest a greater degree of activity than it does under
द गाइज ऑफ I0। तो यहाँ दो स्थिति फिर अंदर की बताई, एक I एंटिटी और एक I0। तो I0 तो हम जानते हैं कि बहुत लोअर प्रकार की एक स्थिति है। तो I एंटिटी की जो उसकी जो डिग्री है, डिग्री ऑफ एक्टिविटी है, जो काम करने की उसकी जरूरत है या का क्षमता है, वो I0 से काफी है। मतलब I0 में जो है वो एक पैसिव स्टेट होता है और I एंटिटी में जो है वो अभी एक्टिव स्टेट है। तो उसकी जो एक्टिविटी काम करने की जो एक क्षमता है वो उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। इट इज दिस पॉसिबिलिटी दैट द I एंटिटी माइट मैनिफेस्ट एज द semblance of I rather than as I0 which we wish to explore। अब दूसरा जो है वो I0 जो है वो एक I0 से ऊपर की I एंटिटी की है। अब I एंटिटी जो है वो जो semblance ऑफ I है, मतलब कि जो प्रतिकृति वाला जो I है उससे उसकी जो है स्पीड है, तो उससे उसकी स्पीड उससे मतलब उसकी जो काम करने की क्षमता है वो इससे ज्यादा हो सकती है। पर इसको अभी एक्सप्लोर करना है, उसकी तलाश करना है। दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेट। तो ये सेम्बलेंस वाला जो स्टेट है वो इंटरमीडिएट स्टेट है और उसकी हमें तलाश करनी है, या फिर जिसको हम कहें योग की भाषा में एस्ट्रल बॉडी के बारे में। If self or whole or complete human being is denoted by 10, the organism IX, that is physical, denoted by 10 minus 6 is equal to 4, and the other organism IY be denoted by 10 minus 4 is equal to 6। अब यहाँ थोड़ी मैथमेटिकल भाषा में ये समझाने का प्रयत्न किया है कि हमारा जो होल या कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है, या जिसको हम सेल्फ या जीवात्मा भी कहते हैं, वो उसको अगर हम 10 नंबर देते हैं तो फिजिकल बॉडी जो है IX मतलब फिजिकल बॉडी, तो IX जो है वो इसको 10 में से 6 जाता है और 4 बचता है, तो वो फिजिकल बॉडी जो है उसको 4 यहाँ का है। एंड द अदर ऑर्गेनिज्म IY मतलब कि एस्ट्रल बॉडी, तो एस्ट्रल बॉडी जो है वो 10 में से 4 जाता है तो 6 रहता है। सो इफ बोथ IX एंड IY वर्क टू कोऑर्डिनेट एज ए सिंगल बॉडी, जब फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी का कोऑर्डिनेशन जब ठीक रूप में बनना चालू हो जाता है तो जो है फिर वो 4 + 6 इज इक्वल टू 10 हो जाता है, वरना तो फिर 4 और 6 ही रहेगा। तो 4 जो है वो फिजिकल बॉडी का फिगर है, 6 है वो एस्ट्रल बॉडी का है, और दोनों जब मिलते हैं तो फिर 10 हो जाता है, तो वहां कंप्लीट ह्यूमन बीइंग या होल ह्यूमन बीइंग बनता है। इन अवर डायग्राम IX इज डायग्राम 1। अभी डायग्राम हम जानते हैं, डायग्राम के बारे में तो काफी बात की है, राज शिविर में भी हमने डायग्राम के बारे में काफी समझाया था और YouTube पर भी डाले हैं। तो उसमें जो डायग्राम 1 है, मतलब 2482 वाला जो डायग्राम है IEM सेंटर का, उसको यहाँ IX का है, मतलब फिजिकल बॉडी जो 2482 का। इन अवर डायग्राम IY इज डायग्राम 2, तो IY मतलब एस्ट्रल बॉडी, तो एस्ट्रल बॉडी का जो है उसको यहाँ डायग्राम 2 के रूप में बताया है। इन अवर डायग्राम I प्रॉपर इज डायग्राम 3A, तो I प्रॉपर जो है, जो ये दोनों से ऊपर की स्थिति जो है I0 है या फिर सेम्बलेंस ऑफ I के बदले में ये प्रॉपर I है, वो 3A की स्थिति है। एंड इन अवर डायग्राम द हाईएस्ट स्टेज ऑफ अवेयरनेस रिच्ड बाय I प्रॉपर इज डिनोटेड इन डायग्राम 3B। तो जो पैसिव अवेयरनेस है उसके बदले में जब एक्टिव अवेयरनेस बन जाती है और उसकी जो हाईएस्ट स्टेज बनता है उसका अवेयरनेस का एक पूर्ण स्थिति बनती है, तो वो स्थिति जो है वो डायग्राम 3B की है। ओनली आफ्टर रीचिंग द हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्टेज ऑफ अवेयरनेस ऑफ 3B कैन वन होप टू ब्रिज द गल्फ बिटवीन अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस। तो शुरुआत में उन्होंने
ये बात कही थी कि भाई अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस के बीच में एक गल्फ है, खाई जितना जैसा है। अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस दोनों जुड़ी हुई नहीं है। पर जब 3B के स्टेज के ऊपर व्यक्ति जाती है तो फिर उसके बाद में ये अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस का जो है वो ब्रिज हो जाता है, गल्फ जो है वो मिट जाती है। तो इस तरह की ये डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3 है और ये 3B की ये स्थिति है। अब यहाँ रुकते हैं क्योंकि ये सारा सब कुछ टेक्निकल ज़्यादा है या फिर साइंटिफिक भाषा में है, तो नेक्स्ट टाइम फिर आगे पढ़ेंगे। आज की इस बातों में कोई समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है तो या कोई और प्रश्न है तो भी पूछ सकते हैं, या आज की लेक्चर में कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम विदाई लेते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ठीक है, सबका म्यूट है, खुलता नहीं है। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू, ओके, थैंक यू। हरिओम सर, प्रणाम। प्रणाम। I0 ये बहुत सारी चीजें हैं, हाँ फिर से सुनना पड़ेगा और फिर से समझना पड़ेगा। हाँ, ये लेक्चर नेक्स्ट वीक में यूट्यूब पर डाल देंगे तो फिर से सारा जी सुन लेना, समझ लेना। ठीक है सर, एक छोटा सा है डाउट सर। हाँ बोलो। वो जो आई एंटिटी बोला है, मेरे को ये समझ में आ गया कि I0 इज फिजिकल बॉडी एंड जो सेम्बलेंस है वो है IY। हाँ, तो व्हाट इज आई एंटिटी? ये हाँ, आई एंटिटी जो है वो आई प्रॉपर जैसा है। आई प्रॉपर जो है ना, जिसको हम 3 है, I0, फिर सेम्बलेंस वाला और फिर आई प्रॉपर जिसको कहते हैं। तो आई प्रॉपर जो है वो आई एंटिटी के रूप में है। अच्छा, ओके ओके सर। हाँ, yes, वो thank you, थर्ड वाला। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं, तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।